हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की जो हमारी ये वीडियो है ये है विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के संबंध में। अभी अभी उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें सभी विद्यालयों में गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर बाकी समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाना है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और हम पूरे ऑर्डर जो हमारे पास है, ये पूरा ऑर्डर निकाला है उन्होंने, हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे और इसके मुख्य बिंदुओं को जानेंगे, ताकि जो कि 20 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य हमें जो विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करना है, जो कि 1 दिसंबर से क्रियान्वयन हो जाएगी, उसको हम अपने विद्यालय में गठित कर पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ऑर्डर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर यहाँ से है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन किए जाने के संबंध में, यानी कि सभी विद्यालयों में किया जाएगा, कस्तूरबा में भी किया जाएगा, केवल गैर अनुदानित विद्यालयों में ये नहीं किया जाएगा। तो इसमें बाकी इन्होंने दे रखा है कि किस डेट से किस डेट के बीच करना है, और यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने कि ये जो हमारा है 1 दिसंबर 2022 से क्रियाशील हो सके, और ये क्रियाशील हो जाएगी और 20 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक की अवधि में हमें ये गठन कराया जाना है। अब गठन में क्या क्या चीज़ें मेन बात है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो है विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, ये वाला। तो विद्यालय प्रबंध समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जाएगा और प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन भी किया जाएगा। यानी कि इससे पहले हमारी जो समिति बनी थी वो 2020 में बनी थी और अब 23 माह उसे पूर्ण हो गए हैं, तो 24वें माह में समाप्त हो जाएगा वो, और अब हमारी नई प्रबंध समिति का गठन होगा। ये हमारा पॉइंट 1 में यही बात दे रखी है। बाकी अब चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर सब पॉइंट बना रखे हैं उन्होंने। पॉइंट क्या है इसमें हमारा अब कि एक ही परिसर में अगर प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक है और कंपोजिट है, तो उसमें प्रबंध समिति अब केवल हमारी एक ही होगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। और अब सबसे मुख्य बात है हमारी पॉइंट नंबर 4 में कि इसमें कितने सदस्य होंगे। तो देखिए इसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें से 11 सदस्य अध्ययनरत बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावक होंगे, परंतु समिति के 50% सदस्य क्या होंगी, हमारी महिलाएं होंगी। अब बाकी के सदस्य कौन होंगे, देखिए 15 में से 11 हो गए अभिभावक और एक जो होगा वो स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी कि जैसे वहाँ पर गांव में बीडीसी सदस्य होता है वो, एक एएनएम या सहायक नर्स होगी, एक लेखपाल होंगे जो कि जिलाधिकारी द्वारा नामित होंगे, और एक प्रधानाध्यापक विद्यालय के या प्रभारी प्रधान अध्यापक। और जो प्रधानाध्यापक होगा विद्यालय का वो इसमें सदस्य सचिव भी होगा। इसमें यहाँ पर इंगित कर रखा है कि जो प्रधान अध्यापक हैं वो हमारे, देखिए यहाँ पर पदेन सदस्य सचिव भी होंगे। 50% इसमें महिलाएं होंगी। और एक और मुख्य बात है वो ये है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से एक का महिला होना जरूरी है। या तो आप अध्यक्ष महिला बना दीजिए या फिर उपाध्यक्ष महिला बना दीजिए। और सबसे कमज़ोर वर्ग के जो इसमें बच्चों के अभिभावक हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, ज़्यादातर SC ST OBC और कमज़ोर वर्ग के अभिभावकों को। ठीक है, अब चलते हैं आगे के ऑर्डर पर। जो मुख्य बातें थी वो मैंने बता दी इसमें अभी सदस्यों के बारे में। इसके बाद एक ये पॉइंट इसमें जरूरी है, देखिए इसे पढ़ लेते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जाएगा, परंतु सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा से बच्चों के एक माता पिता का चयन किया जाएगा, यानी कि हर कक्षा से एक अभिभावक आ जाए। तत्पश्चात से सदस्यों का चयन होगा। आम सहमति न बनने की स्थिति में उन सदस्यों का चयन किया जाएगा जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान कराया जाएगा। हालांकि ऐसी स्थिति तो बहुत कम आती है विद्यालय में, पर अगर आती है तो उसमें हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का जो है वो हमारे इसमें भूमिका निभाएंगे अहम। इसके बाद इसे पढ़ लेते हैं। समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु माता पिता अभिभावक सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना आवश्यक है। आम सभा की बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का हस्ताक्षर अंगूठा निशान रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा।
और एक सबसे मुख्य बिंदु इसमें 11th वाला भी है। क्या है ये बिंदु? शिक्षा मित्र, रसोइये और शिक्षा विभाग के कार्यरत व्यक्तियों विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त, सदस्य सचिव तो प्रधानाध्यापक हो गई, इसके अलावा जैसे रसोइया काम करती हैं, शिक्षा मित्र होते हैं या कोई और टीचर होता है, वो जो है समिति के सदस्य नहीं बनेंगे। काफ़ी क्या होते हैं कि बहुत से रसोइयों को बना देते हैं, तो उन्हें आपको नहीं बनाना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 है, विद्यालय प्रबंध समिति गठन होने के उपरांत सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चे का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए। सदस्यों का विवरण 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए प्रदर्शित किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि आपकी जो BRC है उस पर इसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको लिस्ट बनाकर दे देनी है। आगे वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 13, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50% बच्चों के माता पिता की उपस्थिति में ही प्रबंधन समिति का गठन होगा। यानी कि आप जो बैठक बुलाएंगे तो जितने विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से कम आधे बच्चों के माता पिता उस बैठक में आए, तभी हमारी ये बैठक जाने की सफल मानी जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन हेतु क्या क्या हमारी अब प्रक्रिया है उसके बारे में देख लेते हैं। जिलाधिकारी जनपद के समस्त विकास खंडों में स्थित विद्यालयों हेतु खुली बैठक की तिथि का निर्धारण करेंगे। यानी कि जिलाधिकारी की तरफ से तिथि का निर्धारण किया जाएगा और हर एक विकास खंड के लिए यानी कि हर एक ब्लॉक के लिए नोडल अधिकारी नामित होंगे, जो आवंटित विकास खंड के समस्त विद्यालयों में प्रबंध समिति के गठन के उत्तरदायी होंगे और सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे। और इसकी एक डेट फिक्स की जाएगी हमारे जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। दूसरा पॉइंट है, जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जाएगा तथा संबंधित विकास खंड हेतु नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला है, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस आशय की मुनादी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए कि उनके विकास खंड में SMC का चुनाव अमुक तिथि को होगा। यानी कि हमें अपने गांव में मुनादी भी करवानी है कि हमारे विद्यालय में SMC का चुनाव होगा और उसकी डेट फिक्स कर दी जाएगी जो जिलाधिकारी द्वारा उस डेट को। विकास खंड के नोडल अधिकारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकास खंड में स्थित विद्यालय में खुली बैठक हेतु ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम, यानी कि ब्लॉक की तरफ से जो टीम लगी, यानी कि और विभागों के लोग जो है इसमें नोडल अधिकारी होंगे और वो हमारे विद्यालयों में आकर विद्यालय प्रबंध समिति गठन की प्रक्रिया को देखेंगे। आगे का पॉइंट हमारे हैं जो मेन पॉइंट है, मैं केवल उन्हें आपको बता रहा हूँ, आके आप पढ़ सकते हैं ऑर्डर। विकास खंड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार अलग अलग तिथियों में न्याय पंचायत व निर्वाचन भी कराया जा सकता है। बाकी इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है। देखिए इस वाले पॉइंट को पढ़ लेते हैं। 7वां, विद्यालय प्रबंध समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना, SMC सदस्यों के कर्तव्य एवं दायित्वों की जानकारी आदि अधिक प्रचार प्रसार वाले मुख्य समाचार पत्रों के साथ स्थानीय स्तर पर पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में देनी है कि SMC का गठन क्यों किया जाता है, इनके दायित्व क्या क्या हैं। अगला पॉइंट है, खुली बैठक में ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित नगर जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में कराई जाए तथा इस हेतु बैठक की तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए। यानी कि इसमें गाँव में बैठक हो रही तो ग्राम प्रधान और शहर में हो रही है तो हमारा वार्ड मेंबर या चेयरमैन या उसके द्वारा कोई नामित सदस्य है तो उसे मनाया जाए बैठक में, ऐसा इस आदेश में लिखा हुआ है। बाकी ये लिखा है कि इसमें खुली बैठक की जाए और अभिभावकों को सूचित किया जाए। और आगे जो पॉइंट है दो वो पढ़ लेते हैं अब। निर्धारित दिवस में विद्यालय प्रबंध समिति गठन की पूर्ण कार्यवाही विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक संबंधी रजिस्टर में दर्ज जरूर की जाए और जो बैठक जो होगी उसका जो रजिस्टर होगा, जो प्रारूप होगा वो हम आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे का पॉइंट पढ़ लेते हैं। सदस्य की समाप्ति कब हो सकती है, यानी कोई अगर सदस्य बन गया और उसके बाद मान लीजिए उसे समाप्त करना है तो किन किन कंडीशन में समाप्त हो सकती है सदस्यता। पहली कंडीशन है SMC पदाधिकारी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी, वो पदाधिकारी किसी मामले में न्यायालय से सजा मिल जाए उसे, तब समाप्त हो जाएगी, देखें यहाँ पर। और तीसरा है वो अगर किसी काम से जनपद से पलायन कर जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसके स्थान पर फिर दूसरे आदमी को सदस्य बनाया जा सकता है। आगे है हमारा विद्यालय प्रबंध समिति के रिक्त 11 अभिभावक सदस्यों कोटा को पूर्ण करने में निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यानी कि 11 सदस्यों में कौन कौन सदस्य होंगे उसको पढ़ लेते हैं।
पहला है विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी सदस्य के पद रिक्त होने की दशा में, यानी कि अगर वो रिक्त हो गया पद, उसकी बात करो, जैसे अभी चले गए 3 कंडीशंस में, बच्चों के माता पिता की खुली बैठक बुलाकर आम सदस्य का चुनाव किया जाए। तद अनुसार खाता संचालन में यथासंभव संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत किया जाएगा। प्रतिबंध यह है कि बैठक में 50% अभिभावक का कोरम पूरा हो, यानी कि अगर कोई बाहर चला गया उसके बाद सदस्य कोई चुनना है तो उसमें भी 50% सदस्यों की खुली बैठक की जाएगी, जैसे कि विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के वक्त की गई थी, और फिर सदस्य को नामित किया जाएगा और उसे चुना जाएगा। अगला पॉइंट है पदाधिकारी सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया को एसएमसी रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों से उसमें हस्ताक्षर कराए जाएंगे। नई विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाएगा, और सदस्यों अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम में बदलाव की सूचना एसएमसी के सचिव द्वारा लिखित रूप से बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के साथ खंड शिक्षा अधिकारी और हमारे बीएसए साहब को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद आगे है विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य एवं दायित्व, जो कि आपको जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, गांव में मुनादी करानी पड़ेगी इसकी। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण, उसकी संस्तुति, राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी, जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य समूहों को गठन कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि विद्यालय में जो पैसा आ रहा है, जो विद्यालय की विकास योजना है या जो भी धन आ रहा है, उसमें वो पूरी समिति ही नहीं, उसमें से छोटी छोटी उप समितियाँ बनाकर उनका अनुश्रवण करेगी। अब देखिए कैसे बनेंगे जो उप समितियाँ, वो देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार एवं माता पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराया जाए। निपुण भारत मिशन, जो कि बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं गणना के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संविदाओं एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा इसमें चौथा पॉइंट क्या है हमारा, उसे पढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा इसमें, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय निष्ठा बनाए रखें, संरक्षकों एवं माता पिता के साथ नियमित बैठकें करें, बच्चों की निरंतर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गई प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अभिभावकों को अवगत कराएंगे, और यह भी कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापकों में लिप्त ना हो, यानी कि सारी पूरी तरह से विद्यालय पर नज़र रखेंगे। वो विद्यालय में टीचर कब आ रहा है, क्या पढ़ा रहा है, बैठकें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, कोई प्राइवेट ट्यूशन तो नहीं दे रहा है, ये सारी विद्यालय प्रबंध समिति के हाथ में पावर है कि वो ये सारी चीज़ें हमारी देख सकता है विद्यालय में आकर, और हमें उन्हें दिखानी पड़ेंगी। अगला पॉइंट है हमारा, विद्यालय में आसपास के सभी बच्चों का नामांकन कराएंगे, विद्यालय के आधारभूत संरचना एवं मानकों का रखरखाव व अनुश्रवण करेंगे, बच्चों के अधिकारों के हनन से विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से कोई इनकार कर रहा है, निःशुल्क हकदारियों के समय अंतर्गत उपलब्ध न होने को स्थानीय प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा। और लास्ट है हमारा 7th-8th पॉइंट है, यदि किसी बालक की आयु 6 वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया है तो उसे आयु संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं, चिन्हांकन एवं नामांकन योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना। यानी काफ़ी सारे इसके दायित्व दिए हुए हैं। इन सारे दायित्वों को अगर एसएमसी सदस्य अपना लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब चलते हैं आगे, क्या है 9वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट हमारा इसका है कि दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। अगला है विद्यालय में मध्याह्न भोजन पर उन्हें अनुश्रवण करना है, उनकी गुणवत्ता देखनी है, विद्यालयों की अभिप्राप्ति एवं व्यय का अनुश्रवण करना, यानी कि वही जो पैसा आ रहा जा रहा है उस पर निगाह रखनी है। विद्यालय प्रबंध समिति को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जाएगा और उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इसके दायित्व का, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव जो प्रधान अध्यापक हैं द्वारा उपरोक्त लेखों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनके तैयार होने के 1 माह के अंदर संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
तो ये सारे इसके दायित्व लिखे हुए हैं। आगे है विद्यालय विकास योजना, और इसमें क्या इनकी योजना है उस पर विचार कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इसका, विद्यालय प्रबंध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम 3 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यानी कि मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, यानी कि जनवरी या दिसंबर में वो तैयार करेगी। ये 3 वर्ष की होगी ये योजना। इन 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अलग अलग उपयोजना भी बनाई जाएगी। और योजना किस बारे में है, कक्षावार नामांकन का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। उसी के आधार पर 1 से 5 तक जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं, 6 से 8 तक कस्तूरबा विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालयों में आरटीई मानकों के आधार पर अतिरिक्त अध्यापक प्रधान अध्यापकों की आवश्यकता का आकलन भी किया जाएगा। यानी कि वो ये देखेंगे कि जो है अगले 3 सालों में नामांकन के हिसाब से प्रत्येक वर्ष के आधार पर अध्यापकों की कितनी आवश्यकता होगी। यानी कि 3 वर्ष के आधार पर विद्यालय विकास योजना तैयार की जाएगी विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा। आगे का पॉइंट है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताएं यथा आयु संगत कक्षा में प्रवेश, बच्चों को विशेष प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन भी इसी योजना में समावेश किया जाएगा। यानी कि प्रशिक्षण के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए भी वो योजना बनाएंगे। और लास्ट है, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जाएगी और खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन के उपरांत संबंधित प्राधिकारियों के पास प्रस्तुत की जाएगी। अब विद्यालय प्रबंध समिति के खातों के संचालन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाला पॉइंट जो है हमारा वो है विद्यालय प्रबंध समिति हेतु वित्तीय व्यवस्था। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति का बैंक खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट यानी कि ZBSA के अंतर्गत खोला जाएगा और समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव यानी प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। ठीक है, ये अभी भी ऐसा ही हो रहा है। BSA और ABSA यानी कि BEO के द्वारा लिखित अनुमति के बिना खाते को किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा अथवा नया खाता कहीं नहीं खोला जाएगा, वहीं खोला जाएगा जहां पर हमारे BEO या BS सर बताएंगे। अगला है, विद्यालय के खाते का विधिवत रख रखाव तथा अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय उसे वो सारे प्रस्तुत करने होंगे। अगला है, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा आवश्यकता निर्माण कार्यों की जांच एक टीम जिसमें 2 विभागों के अभियंता तथा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के, यानी कि हमारे स्कूल में जो भवन निर्माण वगैरह होते हैं उनकी जांच के बारे में है ये पॉइंट। उसमें 2 अभियंता यानी कि 2 इंजीनियर लगेंगे और शिक्षा विभाग के एक अधिकारी द्वारा जाँच कराने की कार्रवाई की जाएगी। गंभीर शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी जांच कराने का विकल्प होगा। ठीक है, आगे वाला पॉइंट है हमारा, ये धनराशि के बारे में है। विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 4 दीवारी, शौचालय, ओवरहेड आदि जो कार्य है वो SMC के माध्यम से कराए जा सकते हैं। कंपोजिट स्कूल ग्रांट एवं शिक्षक अनुदान, विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, स्कूल जूता, मोजा, स्टेशनरी हेतु DBT के माध्यम से माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में प्रेषित धनराशि का उपयोग यूनिफॉर्म आदि क्रय करने में हो, इस हेतु सहयोग प्रदान करना। अगला है, इस प्रकृति का कोई अन्य कार्य जो राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत हो एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हो। और आने वाला है हमारा, विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के प्रधान अध्यापकों को मुक्त रखा जाएगा। यानी कि विद्यालय के जो निर्माण कार्य हैं वो विद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्य, यानी कि उसमें जो उप समिति बनेगी वही लोग कराएंगे और इसमें प्रधान अध्यापक और अध्यापकों को मुक्त रखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अब कौन सी उप समिति बनेगी, उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, इसके बारे में भी नीचे इस आदेश में दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है, विद्यालय संबंधी निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में से 4 सदस्यों की उप समिति गठित की जाएगी। यानी कि 11 और 4 15 सदस्यों की समिति है। वैसे 11 अभिभावक हैं, 4 अलग से हैं। उसमें से 4 सदस्यों की समिति होगी। एक तो होंगे अध्यक्ष, 2 अभिभावक सदस्य और एक विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक जो विद्यालय प्रबंध समिति का भी सदस्य हो। शासकीय सेवक मतलब कोई सरकारी नौकर हो, यानी कि सरकारी आदमी, उसे बनाया जाएगा। शिक्षकों से अलग, शिक्षक नहीं होना चाहिए। किसी भी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिला अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अगर कोई विवाद होता है तो जिसे सरकारी जो आदमी है समिति में उसे नामित किया गया है
वो हमारा होगा मेन आदमी और उसी के आधार पर जिलाधिकारी जी अपना निर्णय लेंगे। अगला है उक्त समिति के 2 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में बहुमत के आधार पर किया जाएगा। ये जो 2 सदस्य हैं ये बैठक के आधार पर होंगे। एक तो फिक्स है ये वाला अध्यक्ष और एक ये शासकीय सेवक फिक्स हैं, बाकी के 2 उन 11 में से हमें चुनने हैं। उप समिति के चयनित समस्त सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नंबर आदि प्रधान अध्यापक द्वारा अपने अभिलेख में सुरक्षित रखा जाएगा। यानी कि ये सब भवन निर्माण संबंधी जो कार्य हैं उसके संबंध में ये उप समिति बनाई गई है। विद्यालय निर्माण हेतु गठित उप समिति के न्यूनतम 3 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जाएगा। यानी कि 4 है ना, तो 4 में से जब 3 एक साथ जाएंगे, जब सामग्री का निर्माण किया जाए, वो क्रय की जाएगी, खरीदी जाएगी। क्रय की गई सामग्री का विवरण प्रधानाध्यापक द्वारा साइट पंजिका में अंकित किया जाएगा। खरीदेंगे वो, पर अंकित कौन करेगा भैया? प्रधानाध्यापक करेगा। निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत डिजाइन एवं मैनुअल तथा स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कार्य कराया जाएगा। निर्माण सामग्री गुणवत्ता 3 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जिसमें से 1 सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा। प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में विद्यालय प्रबंध समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जाएगा। यानी कि हर वर्ष जुलाई में ये देखा जाएगा कि कोई सदस्य कम तो नहीं हो रहा है, गांव छोड़कर तो नहीं चला, किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई या किसी ने न्यायालय सजा तो नहीं पा ली है, क्योंकि उस स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और रजिस्टर में नए विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का अद्यतन किया जाएगा। समस्त निर्माण कार्य को संपत्ति रजिस्टर में तथा क्रय की गई वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। ये आपको पता ही है, सब करते ही हम स्कूल में। एक पॉइंट है, समस्त निर्माण कार्यों के आय व्यय का रखरखाव प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाएगा। समस्त कार्यों की अलग अलग पत्रावलियाँ बनाई जाएंगी, साइट पंजिका, संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर। ठीक है। अगला है बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निरीक्षण कराया जाएगा। विद्यालय निर्माण कार्यों एवं अन्य समस्त कार्यों के क्रियान्वयन संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिकृत होंगे। ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा ऑर्डर निकाला है विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में। हमने इसी बारे में चर्चा की है और मेन इसमें बात क्या है वो मैं आपको जाते जाते वीडियो में बता देता हूँ। मेन बात है इसमें विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य कौन कौन होंगे वो आपको बताया गया है, और इसमें जो उप समिति के बारे में बताया गया, क्योंकि हो सकता है काफ़ी जगह भवन निर्माण हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्कूल में कायाकल्प चल रहा है उससे भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही होगी काफ़ी जगह, तो उस वजह से यहाँ पर एक उप समिति का गठन का भी पॉइंट आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की बेसिक से रिलेटेड पढ़ाई की और शिक्षा की खबरें आती रहती हैं। धन्यवाद।